एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड नमस्ते। मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाती हूँ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टैटिस्टिक। यस, आपने सही सुना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको इस चैनल पे सारे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। तो अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से 2 पीडीएफ है, एक अलजेब्रा का एक ज्योमेट्री का, डाउनलोड कर लेना हैंड रिटन नोट्स। ओके, चलो लेट अस मूव टू अवर चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 12 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन यस। और जो हमारे हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो 4 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 3 से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इस चैप्टर से भी देखने मिलेंगे। यस, लास्ट ईयर 2023 के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से हॉट्स क्वेश्चन आए थे, 2 हॉट्स क्वेश्चन आए थे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन। तो और हाँ, इस चैप्टर में आपको टोटल 6 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, एक होगा हमारा पार्ट 1 जो हमारा होगा सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी। और एक होगा हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ये डेटा होते हैं उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाली हूँ। पार्ट 1 इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है मैं आगे आपको बताने ही वाली हूँ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 इज मीन, सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। ओके, और जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग डेटा को क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको ग्राफिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये एक तरीका है डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, इस ग्राफिकल मेथड का नाम है हिस्टोग्राम। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यस, आपको ग्राफ पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि ग्राफ बुक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज नहीं, वो कब पड़ेगी मैं बता दूंगी। एंड थर्ड एंड लास्ट इज हमारा पार्ट 2 का, दैट इज पाई डायग्राम। ओके, तो टोटल आपको 6 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम क्या करेंगे, हम डेटा का मीन फाइंड करेंगे। ग्रुप डेटा जो होते हैं ना उसका मीन फाइंड करेंगे। मीन मतलब क्या, एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम क्या करेंगे, जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। मीन मीडियन क्या होता है सब बताती हूँ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। और प्रैक्टिस सेट 6.3 में हम क्या करेंगे, मोड फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा का। अब पार्ट 2 पे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डेटा होते हैं उसको हम लोग हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप 6.4 में देखोगे। और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम 6.5 में देखेंगे। और एक डेटा जो होता है उसका पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.6 में देखेंगे। तो ये पूरा हमारा चैप्टर है। ओके, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो 6.1 में हम क्या करने वाले हैं, जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका हम लोग मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये डेटा क्या होता है, मीन मीडियन मोड क्या होता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैं अभी जो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना वो 6.1, 6.2 एंड 6.3 का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जो पार्ट 2 है ना उसको हम लोग बाद में देखेंगे अच्छे से। ओके, तो ये बाद में करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक क्या है, डेटा क्या है। थोड़ा बहुत तो हमको पता होना चाहिए ना, वैसे तो हमने 9th में किया है, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देखो डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्टली इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इज नोन एज डेटा। मतलब व्हाट इज डेटा, कि अगर हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में, मोस्टली नंबर के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल बताओ मैम, एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे कि मान लो अभी चलो वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो कि जो रोहित शर्मा है उनका हमको क्या करना है, उनके रन्स का हम लोग क्या करते हैं, रन्स का जो इंफॉर्मेशन है ना वो कलेक्ट करते हैं। मान लो कि लास्ट 5 मैचेस में
रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट मैच में कुछ स्कोर हुआ होगा, सपोज करो कि 53, देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस मैं लिख रही हूँ अभी रन, मुझे याद नहीं है। येस, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ क्रिकेट, बट मुझे अभी रन याद नहीं है। मान लो कि जो रोहित शर्मा है फर्स्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया 53, उसके बाद मान लो हम ले लेते हैं 84, उसके बाद मान लो 100, उसके बाद मान लो हम लोग सपोज करते हैं कि 82 एंड देन सपोज करो कि 43। तो ये लास्ट 5 मैचेस का उनका स्कोर है, ठीक है। तो देखो ये हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और ये जो इंफॉर्मेशन है वो नंबर के फॉर्म में है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डेटा। यस, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इज नोन एज डेटा। क्लियर हो गया डेटा। तो ऐसे ना टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, जैसे कि रॉ डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, बट हमारे सिलेबस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रुप डेटा ही देखने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप डेटा जो होता है ना वो हम देखने वाले। ग्रुप डेटा जो होता है उसका हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालेंगे। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, देखो ग्रुप डेटा ना ऐसे ग्रुप में होता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, तभी आपको समझेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा। देखो ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना वो ग्रुप डेटा है। देखो 0 से 2 का ग्रुप है, फिर 2 से 4 का ग्रुप है, फिर 4 से 6 का ग्रुप है, तो ये ग्रुप डेटा होगा। अभी जो मैंने यहाँ पे ये जो रन्स लिखे थे ना रोहित शर्मा के, तो ये रॉ डेटा था, ये रॉ डेटा, इसको रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। चलो वो तो डेटा क्या होता है वो पता चला ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेटा होगे ना इसका हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, एक तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं मीन, दूसरा हम लोग फाइंड करने वाले हैं मीडियन, एंड थर्ड हम लोग फाइंड करने वाले हैं मोड। अब मीन का मतलब, और यही होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, और इसको आप लोग हिंदी में औसत करके भी बोलते हो। और ठीक है, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि अगर ये लास्ट 5 मैचेस के रोहित शर्मा के रन्स है और हमको क्या करना है, ये जो उसका डेटा है ना, अगर हमको इस पूरे डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये जो पूरा डेटा है उसको हमको क्या करना है, एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो एक नंबर होगा ना उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन मतलब औसत यानी कि एवरेज कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह वो मैं सब बता दूंगी। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, मतलब अभी ये जो डेटा है, अभी आप बोलोगे अच्छा इसकी मिडल वैल्यू तो 100 है, नहीं ऐसे नहीं होता है। आपको सबसे पहले क्या होता है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, और फिर जो मिडल वैल्यू निकल के आती है ना उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो मतलब आपको क्या समझा, अभी आपको समझा, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, और मोड क्या होता है, मोड मतलब वो वैल्यू जो ज्यादा बार रिपीट होती है ना उसको हम मोड बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डेटा है इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ज्यादा बार रिपीट हुई है, कोई वैल्यू नहीं है ऐसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। अगर मान लो मैं ये क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं कि ये 43 को कट करके 53 लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो 53 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड है ना, मोड का ऐसा सीन है कि मोड हमको कभी मिल भी सकता है, मतलब एक डेटा का मोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो एक जो हमारा डेटा है उसके 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं, एक भी मोड हो सकता है, या कोई मोड भी नहीं हो सकता, ऐसा। ओके, तो मतलब यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसको हमको क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो एक वैल्यू होती है जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, उस एक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो 6.1 में हम लोग निकालेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, 6.2 में हम लोग निकालेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, एंड 6.3 में हम लोग निकालेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा। प्लीज रिमेंबर ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा का नहीं, ग्रुप डेटा यूज करने वाले हैं हम लोग पूरा क्लास 10th के सिलेबस में, ठीक है। तो मीन मीन्स एवरेज, मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। ध्यान रखना मीडियन के टाइम पे डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ता है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मोड मतलब कि जो नंबर ज्यादा बार उस डेटा में रिपीट हो रहा है उसको हम मोड बोलते हैं। क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। जैसे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। चलो ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। चलो अभी फाइनली यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो
तीन टाइप के हैं, मीन 6.1, मीडियन 6.2 एंड मोर 6.3। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ कि जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन से, तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस एट 6.1। तो अपनी कमर कस लो, बेल्ट पहन लो, बुक और पेन लेके बैठ जाओ। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारा 6.1 प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग मीन फाइंड करने वाले हैं ग्रुप डेटा का, यानी कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं उसको, ओके। और यहाँ पे हमारे पास मीन फाइंड करने के तीन मेथड है। यस, 6.1 में देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड मीन, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज अज्यूम मीन मेथड एंड नंबर 3 इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्या करने वाले हैं? मीन फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो जो प्रैक्टिस सेट 6.1 जल्दी से निकालो सब लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डायरेक्ट मेथड से हमको करना है। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे मीन फाइंड करते हैं वो 6.1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। ये है ना, नाम है, टाइप्स ऑफ मीन फाइंड करने के नाम है, मेथड्स है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड। मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ, मीन को फाइंड करने के 3 मेथड है। 6.1 प्रैक्टिस सेट में पहले ही आ चुका है हमारा 3 मेथड, यानी कि 3 मेथड तो 3 फॉर्मूलाज भी हो गए। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूलाज के ऊपर चलता है, तो प्लीज ध्यान रखना कि नोट्स अच्छे से बनाना। तो मीन फाइंड करने के 3 मेथड है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। तो ये जो मैंने ये जो चार्ट बनाया है ना, ये चार्ट इस पूरे प्रैक्टिस सेट की, मतलब कि पूरे प्रैक्टिस सेट की जान है। कैसे? क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड में होगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग को 4 कॉलम्स बनाने रहेंगे और ये हमारा मीन का फॉर्मूला होगा। ये मीन के फॉर्मूला को मैं पीछे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इतना समझ में आ गया कि डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स होते हैं, अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम्स होंगे और स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम्स होंगे। देख रहे हो, नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज होते रहते हैं, समझ जाओ। हाँ जी, ये चार्ट को मैं लास्ट में भी एक्सप्लेन करूंगी जब हमारा सब कुछ करके हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस सेट 6.1 के बाद है ना, हम एक छोटा रिकैप भी करेंगे। तो अभी आ जाते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 6.1। वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 6.1। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मीन मतलब एवरेज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये जो डेटा होते हैं, दिस डेटा आर ग्रुप डेटा, इसको बोला जाता है ग्रुप डेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बने हुए, नंबर के ग्रुप है, 0 से 2 एक ग्रुप है, 2 से 4 एक ग्रुप है, ओके। दिस इज ग्रुप डेटा। इसको हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। ये जो टेबल अभी हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट with question number 1. Question number 1 क्या दिया है? The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by student for their study by using direct method. ठीक है, देखो यहाँ पे बोला डायरेक्ट मेथड से हमको क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बोला है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करो, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई मेथड नहीं बोला है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो डेटा है वो किसका है? ये डेटा स्टूडेंट्स का डेटा है कि वो कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं। जैसे कि इस डेटा को रीड करना मैं सिखाती हूँ। पहला जो हमारा रो है वो टाइम का है एंड सेकेंड जो रो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। तो 0 से 2 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 7 स्टूडेंट्स, ओके। फिर 2 से 4 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 18 स्टूडेंट्स। फिर 4 से 6 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 12 स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे करके हमको पूरा ये डेटा दिया गया है। हमको फाइंड करना है मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इसमें टोटल बनेंगे 4 कॉलम। कितने बनेंगे? 4 कॉलम। देखो ये 1 2 3 4 कॉलम, मतलब समझते हो ना। तो ये 4 कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कॉलम बना दिए मैंने। अभी हम क्या करेंगे कि हर एक कॉलम में क्या क्या होगा मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा ना, वो तो कॉलम होगा हमारा यही वाला जो यहाँ पे दिया है, दैट इज टाइम इन आवर्स। तो यहाँ पे अच्छे से इसका नाम लिख दो, दैट इज टाइम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टाइम इन आवर्स। और ये आवर्स भी लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको क्लास भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लास है। दिस इज नोन एज क्लास, ओके। मैं आगे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, हर एक चीज बारीकी से एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड कॉलम जो होगा ये होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। एक्चुअली में इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी करके भी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि 0 से 2 आवर्स
कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 0 से 2 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 7 है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो सेकेंड रो होता है ना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक बात, इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं वो भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज्यादा चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो ये हमारा कॉलम है, इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं FI से। किससे डिनोट करने वाले हैं, लेट मी से अगेन, FI से। किससे डिनोट करोगे, FI से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज FI, ठीक है, दिस इज FI, नीचे लिख दो FI। फिर आते हैं थर्ड कॉलम हमारा होने वाला है क्लास मार्क वाला कॉलम। यस, आपने सही सुना, थर्ड कॉलम जो होगा वो हमारा होगा क्लास मार्क वाला कॉलम। अब ये क्लास मार्क क्या होता है मैं बताती हूँ, लेकिन क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करने वाले हैं XI से। किससे डिनोट करेंगे, XI से। एक्चुअली में देखो, ये जो पहला कॉलम है ना, ये हमारा क्लास वाला कॉलम है, तो क्लास से ही क्लास मार्क आया होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लग रहा है आपको, हाँ जी। तो क्लास मार्क क्या होता है कि ये जो हमारा क्लास है ना, इसका जो मिड वैल्यू होगा ना, इसका जो बीच का वैल्यू होगा ना, वो क्लास मार्क होता है। मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। एंड फाइनली हमारा लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज FI इंटू XI। तो लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा FI इंटू XI, ठीक है। तो ये हमारे 4 कॉलम्स डायरेक्ट मेथड के डिसाइड हो चुके हैं। पहला हमारा जो पहले 2 तो जो हमारे क्वेश्चन में रहते हैं ना, वही होते हैं, जैसे कि टाइम इन आवर्स वाला पहला कॉलम होगा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला दूसरा कॉलम होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला होगा। थर्ड कॉलम होगा क्लास मार्क वाला कॉलम, जिसको हम XI से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल फोर्थ कॉलम होगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज FI इंटू XI वाला कॉलम, ठीक है। अभी हम ये कॉलम्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो टाइम्स इन आवर्स, तो टाइम इन आर क्या है, 0 से 2 है, उसके बाद 2 से 4 है, उसके बाद हमारा 4 से 6 है, फिर हमारा 6 से 8 है, और फिर हमारा होगा 8 से 10, ठीक है। आपने देखा होगा कि लास्ट में मैंने ये रो लिया, ये एक्स्ट्रा रो होता है टोटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल करके लास्ट वाले रो में लिखना पड़ता है, तो इसे वो लास्ट में एक रो जो होगा ना नीचे का, वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं, जैसे कि 7 है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमारी 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 12, तो 12 है, उसके बाद है 10, ये लिख रही हूँ यहाँ से, हाँ 10, और 8 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3। अच्छा, आपने नोटिस किया मैं जब फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ तो मैं कितने ऑर्डर में लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि देखो 7 लिखा और मैंने रेंडमली ऐसे ही 13 नहीं लिख दिया। मैंने क्या किया, देखो ये यूनिट प्लेस होता है, इधर टेंस प्लेस आएगा, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखो, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखो। क्योंकि एडिशन के टाइम पे बहुत इजी होगा। देखो यहाँ पे है ना, देखो ये यूनिट प्लेस है, तो सब मैंने कैसे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा है ना, और ये हमारा टेंस प्लेस है, तो ये देखो ये कैसे टेंस प्लेस में हमने अच्छे से लिखा है। तो ये बहुत ही जरूरी है, पता है क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन के टाइम पे ना बहुत ही आसानी हो जाएगी। नहीं तो क्या करोगे आप लोग, कैसे भी रैंडमली लिखोगे, फिर आप पीछे टर्न करोगे अपना पेज और फिर से दोबारा लिखोगे, ये सब टाइम वेस्ट होता है। ऐसा लिखोगे वहां पर ही पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। डन, ये 2 कॉलम डन हो गए। अभी आते हैं हम लोग ये तीसरे कॉलम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्लास मार्क वाला कॉलम। और ये क्लास मार्क वाला कॉलम हर मेथड में बनने वाला है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्लास मार्क क्या होता है कि ये जो हमारा क्लास है ना, इसका मिड वैल्यू क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ तुम लोग, 0 और 2 के बीच में क्या आता है, इतना तो हमारे पास अक्ल है ही कि 0 और 2 के बीच में आता है 1, तो यानी कि यही हमारा क्लास मार्क मतलब क्लास मिडल वैल्यू, इस क्लास का मिडल वैल्यू। तो 0 और 2 के बीच में आता है 1। अगर मान लो आपको क्लास मार्क नहीं निकालने आता है, मान लो कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है क्लास मार्क क्या होता है, तो मैं आपको एक क्लास मार्क का फॉर्मूला दे रही हूँ। वो क्लास मार्क का फॉर्मूला प्लीज आप अपने बुक में नोट डाउन कर लो। ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मुलाज दूंगी जो आपको नोट डाउन करने हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला होगा लोअर क्लास लिमिट, ध्यान से सुनना, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा लिख देती हूँ। क्लास मार्क इज इक्वल टू L मीन्स लोअर क्लास लिमिट प्लस U मीन्स अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा क्लास है, तो ये 0 जो है वो उसकी लोअर क्लास लिमिट है और 2 जो है वो इसकी अपर क्लास लिमिट है। तो लोअर क्लास लिमिट क्या है 0 प्लस अपर क्लास लिमिट क्या है 2, ओके, अपर क्लास लिमिट क्या है 2 और डिवाइड बाय 2 करो। तो पहले प्लस कर लो, 0 प्लस 2 क्या होता है 2 डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 1 जा क्या आया आंसर 1 आया।
तो ये एक फॉर्मूला भी आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है ही, हमको क्लास मार्क बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर कभी आपको नहीं मिला तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, तो प्लीज अपने बुक में इसको लिख देना, ठीक है। चलो नाउ तो 0 और 2 के बीच में आता है 1, फिर अगर आप देखोगे 2 और 4 के बीच में आता है 3, 4 और 6 के बीच में आता है 5, 6 और 8 के बीच में आता है 7 और 8 और 10 के बीच में आता है 9। तो ये हमारा हो गया क्लास मार्क। समझ में आ गया क्लास मार्क। अभी आते हैं लास्ट कॉलम को फिल करने की बारी आ चुकी है और वो है fi इंटू xi मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बस यहाँ पे लिखो। तो चलो लिखो जल्दी से, 7 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो बस। 7 1 क्या होता है, जल्दी बोलो, 7 लिखो, वेरी गुड। 18 इंटू 3 करेंगे तो 18 इंटू 3 करोगे, 18 इंटू 3 तो 3 8 24 और ये हो गया 54। तो 54 देखो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना ध्यान से। 12 5 कितना होगा, 12 5 हो जाएगा 16, 10 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 एंड 3 9 कितना होगा, 3 9 होगा 27 या 9 3 भी कितना हो जाएगा 27। तो क्लियर हो गया। तो पूरे कॉलम्स हमारे फिल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज बाकी है और वो है टोटल करना बाकी है। तो लास्ट का जो होता है वो हमारा टोटल वाला रो होता है। तो टोटल, यहाँ पे टोटल आपको किसका करना है, एक तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करना रहेगा और हमको एक fi इंटू xi का टोटल करना पड़ेगा, मतलब इनका टोटल करना है। तो देखो मैं एक बात बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम लोग n से भी लिखते हैं। n इज इक्वल टू, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि क्या टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो देखो 8 और 2 हो गया 10 और 10 और 7 हो गया 17 और 17 और 3 हो गया 20। देखो कितने अच्छे से एडिशन हो पा रहा है। देखो ये हो गया 20, फिर 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ गया 50। तो यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी है 15। देखो मैं एक बात बताती हूँ, n का मतलब भी होता है टोटल फ्रीक्वेंसी और वी कैन ऑल्सो से समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi का मतलब भी होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। शायद आपको ये जो साइन है इसको देख के कुछ याद आ गया होगा, नाइन्थ की यादें थोड़ी ताजा हो गई होगी। अच्छा ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइन का मतलब होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है समेशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है। इसका मतलब होता है सम मतलब टोटल। तो हम किसका टोटल कर रहे हैं, हम fi वाले कॉलम का टोटल कर रहे हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है टोटल ऑफ fi, यानी कि समेशन ऑफ fi वाले पूरे कॉलम का टोटल। तो n का मतलब भी टोटल फ्रीक्वेंसी होता है या समेशन ऑफ fi भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके ध्यान से सुनना, मैं अभी बहुत ही बारीकी से बता रही हूँ हर चीजें। ये साइन समझ में आया ना, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, मतलब इसका नाम है सिग्मा और इसको समेशन के लिए यूज होता है, टोटल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ fi, और इसको भी बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं, अभी हमको क्या करना है, ये जो लास्ट कॉलम है ना इसका भी टोटल चाहिए, तो इसका भी टोटल चाहिए, तो इसको भी लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ fi इंटू xi, मतलब इसका टोटल ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल किसका टोटल, कौन से रो का टोटल, कौन से कॉलम का टोटल हो रहा है, इस कॉलम का टोटल हो रहा है, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे समेशन ऑफ fi इंटू xi। देखो मैंने इंटू बीच में नहीं लगाया, चलेगा। तो चलो इसका भी टोटल करते हैं। तो 7 और 4 हो गया 11 और 7 हो गया 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी और 8 नीचे आ गया। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो गया 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 20 21, तो 21 हो गया 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना, बरोबर आया ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, हाँ बरोबर। तो ये हो गया, समझ में आ गया। और हाँ, क्लास मार्क का टोटल नहीं चाहिए रहता है तो उसको मत करना, सिर्फ आपको इस फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए रहता है, ये पूरे फ्रीक्वेंसी का कॉलम का टोटल चाहिए रहता है और fi इंटू xi का टोटल चाहिए रहता है। ओके, तो ये हमारा कॉलम बन चुका है। अब आते हैं फाइनली, अभी हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीन बाय यूजिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी, अपने एग्जाम में भी, मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो अभी मैं आपको फाइनली वो फॉर्मूला बता रही हूँ डायरेक्ट मेथड का। तो मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज गिवन बाय, पहले तो हम लोग मीन को डिनोट करते हैं बाय यूजिंग x बार, यस मीन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग x बार। तो मीन इज गिवन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi
इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यस, ये हमारा फॉर्मूला है, यही है पूरे फॉर्मूला की जड़, यही है हमारा फॉर्मूला। दैट इज यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। मतलब यहाँ पे ये जो समेशन आया है वो आपको लिखना है न्यूमरेटर यानी कि ऊपर, अपॉन ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया है दैट इज 50 वो लिखना है नीचे, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर है। यस, और हाँ कभी कभी आप ये भी देख सकते हो कि नीचे n भी हो सकता है, तो नीचे n भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया n बोलो या फिर समेशन ऑफ एफ आई बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, या नीचे अगर n होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो इन दोनों को डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 है यहाँ पे और 218 है, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, तो आप ध्यान से करना। तो पहले हम लोग लेंगे 54 हो जाएगा 200। ओके, 54 200 क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 अगर 20 होता है तो 54 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 18 और अभी हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर आएगा 53 क्योंकि 5 15 होता है तो 53 हो जाएगा 150। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 बचा और ये 0। अब 56 हो जाएगा 300। तो आ गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर है 4.36। तो अब आंसर इज 4.36 आवर्स इज द मीन टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, आवर्स लिखना भूलना मत, याद रखना यहाँ पे जो यूनिट होता है ना वो हमको लास्ट के फाइनल आंसर में लगाना है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। मतलब हमको पूछा था कि एवरेजली बच्चे कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं उसका हमको निकालना है हमको। एवरेज कितना है बच्चों का पढ़ाई करने का, एवरेज कितना है, तो मतलब लगभग जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे जिसका डेटा कलेक्ट किया है, इन 50 बच्चों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है। ये जो 50 बच्चे हैं वो एवरेजली 4.5 घंटा उनका एवरेज है पढ़ाई करने का। ठीक है, मतलब वो दिन में 4.5 घंटा लगभग वो पढ़ाई कर ही लेते हैं, 4.6 आवर्स पढ़ाई कर ही लेते हैं, तो ये उनका एवरेज है। तो यहाँ पे आवर्स में हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब तक आपको क्या समझा, देखो डायरेक्ट मेथड में जैसे कि मैंने बताया था, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चार्ट देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो यहाँ पे कहीं पे। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बने थे और हमारा मीन का फॉर्मूला ये रहा डायरेक्ट मेथड वाला। ठीक है, तो दिस इज द मीन फॉर्मूला। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार मतलब मीन ही होता है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अभी देखो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्स आई पहले लिखा है और एफ आई बाद में लिखा है, बट चलता है क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में ही है ना। अगर आप ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए बोलो एक ही बात होता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स आई इंटू एफ आई लिखोगे तो भी चलेगा। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई, और इसका मतलब एन ही होता है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक सम हमने कर लिया है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। डोंट वरी, अगर आपको अभी तक डायरेक्ट मेथड अच्छे से नहीं आया है, अरे काय को टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, करते हैं थर्ड वन। अब बोलना मत मैं सेकंड वन नहीं सिखाओगे क्या, अरे सिखाओगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लो। अभी हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट मेथड को आज किल कर लेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड वन से। क्या दिया है, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क ऑफ 50 कस्टमर्स, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर्स ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज, फाइंड द मीन। देख लो ये वर्ड देख लो, मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। अगेन डायरेक्ट मेथड आया, फॉर्मूला याद है कि नहीं, जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ लिखो। व्हाट इज फॉर्मूला, मीन इज गिवन बाय डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, कैसे रीड करते हैं वो भी देख लो, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला कि 50 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया है कि वो जो हमारा मिल्क सेंटर है वहां से कितना लीटर वो मिल्क खरीदते हैं, उसका ये डेटा दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क सोल्ड, मिल्क जो बेचा जाता है वो लीटर में बेचा जाता है। पता ही होगा, आप दूध लेने जब नीचे जाते हो 1 लीटर 2 लीटर आपकी मम्मी बेचती होगी आपको नीचे, तो मिल्क जो है वो लीटर में सोल्ड किया जाता है। तो 1 से 2 लीटर कितने कस्टमर्स ने मिल्क लिया, 17 कस्टमर्स ने 1 से 2 लीटर मिल्क लिया। फिर 2 से 3 लीटर कितने कस्टमर्स ने मिल्क लिया, 13 कस्टमर ने मिल्क लिया। तो ऐसे करके पूरा डेटा दिया। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट मेथड में, आपको पता ही है कि 4 कॉलम हो गए, तो ये मैंने 4 कॉलम पहले से ही बना के रख दिए हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हर कॉलम को डिस्क्राइब करेंगे कि हर कॉलम हमारा क्या क्या डिनोट करता है। सबसे पहला कॉलम हमारा यही होने वाला है, क्लास, मतलब कि मिल्क सोल्ड, और जो ब्रैकेट है ना उसके नीचे लीटर में लिख देना, दिस इज इन लीटर, बहुत जरूरी होता है ये। फिर सेकंड जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, मतलब ये नंबर ऑफ कस्टमर वाला, तो नंबर ऑफ कस्टमर। इस कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं, जल्दी से याद करो। यस, वेरी गुड, एफ आई से डिनोट करते हैं। आपको याद हो गया है, क्या बात है,
FI लिख दो। फिर हमारा थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा क्लास मार्क वाला कॉलम। जल्दी से मुझे बताना क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं। अरे वाह, तुम लोग तो होशियार हो गए, क्या बात है। XI XI XI, हाँ वेरी गुड। एंड लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज FI इंटू XI, FI इंटू XI। क्लियर हो गया। अभी कॉलम को फिल करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे लीटर्स में मिलके 1 to 2 लीटर, फिर आएगा 2 to 3 लीटर, फिर आएगा 3 to 4 लीटर, फिर आएगा 4 to 5 लीटर, फिर आएगा 5 to 6 लीटर, और लास्ट में होगा हमारा ये जो रो है वो टोटल वाला। ठीक है, नेक्स्ट अब कस्टमर्स भी है हमारे पास, 17 है, उसके बाद 13 है, यही लिख रही हूँ मैं, देख रहे हो ना, ये सब लिख रही हूँ, फ्रीक्वेंसीज है ये हमारे, तो वही लिख रही हूँ। 17, 13, फिर आ गया 10, फिर आएगा 7 और फिर 3। ओके, नेक्स्ट क्लास मार्क आपको पता ही है क्या होता है कि ये जो हमारा क्लास है इसका मिडल वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है बताइए जल्दी से। यस वेरी गुड, 1.5 आता है। यस, पॉइंट में भी आंसर आता है, पहले ही मैं बोल रही हूँ। तो 1.5 आता है, ठीक है। फिर 2 और 3 के बीच में आता है 2.5, 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, फिर आएगा 4.5 और फिर आएगा 5.5। ओके, अभी फाइनली आते हैं FI इंटू XI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको। तो 17 इंटू 1.5 करेंगे पहले, उसके बाद हम 13 इंटू 2.5 करेंगे। तो कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे भारी होने वाला है, तो कोई नहीं, चलो करते हैं जल्दी से। पहले हम करते हैं 17 इंटू 1.5, तो 7 5 हो गया, 5 7 हो गया 35, 5 और ये हो गया 8 और 0, यहाँ पे 1 7 7 और 1 1 1, तो 5 और ये 3 और ये 1। ओके, 3 नहीं, सॉरी 8 8 8 16 होता है, तो एक कम करेंगे तो 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2। ओके, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 25.5। ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन है 13 इंटू 2.5, तो 13 इंटू 2.5 करेंगे, तो 5 3 होगा 15 और उसके बाद आ जाएगा 6 और ये 0, 2 3 हो जाएगा हमारा 6 एंड 2 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर होगा 5 2 और ये 1 और यहाँ पे आ गया 3 और पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो आंसर इज 32.5। ठीक है, उसके बाद देखो 10 इंटू 3.5 तो हमारा 35 हो जाएगा, ये तो सबको पता ही है। तो 35 जो है ना वो यहाँ पे लिखना, ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे मत लिख देना 35, ये गलत है, गलत है, गलत है। यहाँ पे आएगा 35 और आप चाहो तो पॉइंट के नीचे ऐसे पॉइंट लिख के यहाँ पे 0 लिख सकते हो, क्योंकि 35.0 बोलो या 35 बोलो एक ही बात है। बस मैंने जैसे आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था, कि ऑर्डर दिया था मतलब बोला था कि आपको यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना है और टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस लिखना है, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर 7 इंटू 4.5 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 इंटू 7, तो 7 5 हो जाएगा 35, 7 4 28 29 30 31, तो यहाँ पे आ गया 31। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 31.5। उसके बाद आएगा 3 इंटू 5.5, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 इंटू 3, तो 3 5 15, 3 5 15 और ये 16, तो 16.5, तो 16.5। ठीक है, अच्छे से हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी हमको किस किस का टोटल चाहिए? यस, सही बोला आपको, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे समेशन ऑफ FI से। अब आप बोलोगे मिस आपने पीछे तो कैपिटल लेटर N लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर N बोलो या समेशन ऑफ FI बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 आंसर होगा। अब आप बोलोगे मिस आपको कैसे पता 50 आंसर है? अरे कभी कभी पता है क्या होता है, क्वेश्चन आपको दिया रहता है कि कितने लोगों का डेटा कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बोला था कि 50 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया गया है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आएगा? आंसर 50 आएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है आप कैलकुलेट कर लो, मुझे विश्वास है इसलिए मैं नहीं कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। क्लास मार्क का टोटल तो हमको नहीं चाहिए। अब इसमें देखो इसका टोटल बहुत ध्यान से करना है, ये सारे जो यहाँ पे लिखे ना इसको पहले ऐड करेंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 बनाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और ये 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 5 हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो मेरा 21 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 144। और यहाँ पे देखो पॉइंट था ना, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये जो पॉइंट ना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है एडिशन के टाइम पे, याद रखना। तो 141.0 यानी कि हम इसको बोल सकते हैं द टोटल इज 141। और ये जो हमारा डब्बा है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा समेशन ऑफ FI इंटू XI एंड दैट इज इक्वल टू 141.0। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी आते फाइनली हम लिखेंगे मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड।
तो मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड? वेरी गुड, उसको अच्छे से अभी अभी याद कर लो। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा हमारा 141 और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 50, तो यहाँ पे 50। तो अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, 141 डिवाइड में 50 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 141 और यहाँ पे ये 50। तो पहले लेंगे हम लोग 50, कितने जा 52 जा लेना पड़ेगा, क्योंकि 53 जा 150 हो जाएगा, तो 52 जा होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 41 और एक्स्ट्रा जीरो लेके तो यहाँ पे पॉइंट, अब 58 जा हो जाएगा 400, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 0, तो 52 जा हो जाएगा हमारा 100। तो आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया है, 2.82। तो आंसर इज 2.82 लीटर्स। लीटर्स में आंसर होगा, पहले ही बताया था मैंने आपको कि जो यहाँ पे यूनिट होता है, देखो ये जो यूनिट होता है, ये जो यूनिट होता है वो आपको लास्ट में लगाना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में आर्स था तो हमने लास्ट में आर्स लिखा, अब यहाँ पे लीटर है तो यहाँ पे लीटर लिखेंगे। मतलब आंसर क्या आया है कि लगभग वो जो 50 कस्टमर है ना, 50 कस्टमर जो है ना, उनको लगभग 2.82 लीटर्स ऑफ मिल्क बेचा गया है। हर एक कस्टमर के पास कम से कम नहीं, मतलब लगभग 2.82 लीटर्स मिल्क बेचा गया है। तो मीन का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, मीन का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज, और इसको फाइंड करने के 3 मेथड है प्रैक्टिस सेट 6.1 में, और हमने अभी जो देखा है वो डायरेक्ट मेथड देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 ही करने वाले हैं, उसमें हम मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात ध्यान देना कि जैसे कि अभी हमने क्या किया, मीन फाइंड किया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो मैं चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सेट में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड का, तो वो आप कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट भी साइमल्टेनियसली आपका चलता रहेगा और आपको पता रहेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मेथड, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट भी साइमल्टेनियसली कर लेना, और ये भी बता दो कि प्रॉब्लम सेट की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप कर सकते हो, मुझे जरूर कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।